नमस्कार मित्रों, हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं हमारे जेबी एंड सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग कवर करेंगे अपने ईवीएम के मॉड्यूल ए का यूनिट नंबर 9, जो कि बेस्ड है जीडीपी कॉन्सेप्ट पे। तो फ्रेंड्स, इस लेसन में मैं ट्राई करूंगा आपको जीडीपी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं सभी को मैं बारीकी से समझाऊंगा। और दोस्तों, इसके साथ एमसीक्यूज भी हम लोग करेंगे। तो दोस्तों, अंतिम तक बने रहिएगा इस पार्टिकुलर वीडियो के साथ, ताकि आपका कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो और उसी कंसेप्ट के बेसिस पे जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में उसे आप आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे कंसेप्ट का यूज करके एमसीक्यूज को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, जरा देखते हैं कि हमारे आईआईबीएफ के द्वारा इस चैप्टर के अंदर किन किन टॉपिक को हमें पढ़ना है। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन को समझना है, यानी कि जीडीपी होता क्या है, जीएनपी होता क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ये सभी के सभी चीज़ों को हमें डिटेल में समझना है। उसके बाद दोस्तों, हमें सेकंड चीज़ समझना है कि जीडीपी को कंप्यूट कैसे करते हैं। सो हमारे पास क्या क्या मेथड्स अवेलेबल है जिसके द्वारा हम लोग जीडीपी को कंप्यूट करते हैं। द थर्ड टॉपिक विच वी हैव टू स्टडी इज रिगार्डिंग द यूटिलिटी ऑफ जीडीपी। आज के परिप्रेक्ष्य में जीडीपी का क्या यूटिलिटी है, ये हमें समझना है। और दोस्तों, चौथा टॉपिक है कि हमारा जो नेशनल प्रोडक्ट एग्रीगेट है उसका इंपॉर्टेंट वेरिएंट्स को देखना है। तो कुल मिलाकर ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसे हमें कवर करना है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को अपने पहले टॉपिक के साथ, जो कि है दोस्तों अपना इंट्रोडक्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक इंट्रोडक्शन। दोस्तों, आप लोगों ने यदि इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है ईवीएम यूनिट 8 का, 7 का, तो दोस्तों यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में आपको एक लिंक मिलेगा जिस पे आप क्लिक कर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं और साथ ही साथ एमसीक्यूज को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को। सबसे पहले दोस्तों जरा समझते हैं कि ये जीडीपी मीनिंग क्या है। तो पहले जीडीपी का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। यू शुड नो द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी। द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड जीडीपी। ठीक है, अब देखिए कि कोई भी नेशन है, ठीक है, अब मैं इसे समझाता हूँ। कोई भी नेशन है दोस्तों, तो किसी भी नेशंस का जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था जो है किसी भी नेशन का, तो इसका जो इकोनॉमी का साइज है, इकोनॉमी का क्या है दोस्तों, साइज, इकोनॉमी का जो साइज है दोस्तों, ठीक है, वो कौन मेज़र करता है, तो ये मेज़र किया जाता है जीडीपी के द्वारा। सो इकोनॉमी का साइज इज मेजर्ड बाय ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, किसी भी नेशन का जो अर्थव्यवस्था है उसका क्या साइज है, ये कौन डिसाइड करता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिसाइड करता है। अब दोस्तों, इसके अंदर क्या क्या चीज़ आता है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये अपना कंट्री है, जैसे मान लीजिए ये कंट्री है, ठीक है, तो इस कंट्री के अंदर जितने भी गुड्स हैं, ठीक है, और जितने भी सर्विसेज हैं, गुड्स और सर्विसेज, जितने भी गुड्स हैं और जितने भी सर्विसेज हैं जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आप स्मार्टफोन ले लो, ठीक है, आप स्मार्टफोन ले लो, आप कार ले लो, ठीक है, आप ले लो साथ में लैपटॉप्स, तो ये सभी के सभी गुड्स हैं। आपको पता है स्मार्टफोन हुआ, कार हुआ, गुड्स, लैपटॉप्स हुआ, तो ये सभी के सभी गुड्स हैं और ये प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारे कंट्री में। तो ये ऐसा कितना चीज़ प्रोड्यूस हो रहा है नेशन के बाउंड्री में, और उसका आपको मार्केट वैल्यू निकालना है। केवल काउंट नहीं करना है, साथ ही साथ क्या निकालना है, उसका मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो यदि आप ये निकाल रहे हो तो आप जीडीपी को निकाल सकते हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जीडीपी का मतलब कैसे हम लोग जीडीपी को कंप्यूट करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। कोई भी नेशन है उसके अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, उन सभी गुड्स एंड सर्विसेज का जो मार्केट वैल्यू है, ठीक है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं जीडीपी। अब आइए दोस्तों, ये बेसिक कंसेप्ट हमारा क्लियर है, तो इस बेसिस पे जीडीपी का डेफिनेशन को देखते हैं दोस्तों। तो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ जीडीपी। तो फ्रेंड्स देखिए, जीडीपी का डेफिनेशन काफ़ी सिंपल है। जीडीपी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, सो जीडीपी इज नथिंग बट जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू। अभी मैंने बताया ना आपको, मार्केट वैल्यू, जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू। किसका मार्केट वैल्यू, तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, फाइनल, जो अंतिम में गुड्स और सर्विसेज बन के आ रहा है उसी का हम लोग डिस्कस करेंगे, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है दोस्तों, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री, तो ये टर्म इंपॉर्टेंट है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री। ठीक है, विद इन द कंट्री फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। आपको ये पता होना चाहिए कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो जीडीपी का डेफिनेशन है कि जो भी मार्केट वैल्यू है किसका, तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं किसी भी कंट्री में किसी भी टाइम पीरियड के लिए, तो उसका जो मार्केट वैल्यू होता है, उन सभी गुड्स का मार्केट वैल्यू जो है या सर्विसेज का जो मार्केट वैल्यू है, वही हमारा होता है दोस्तों जीडीपी।
अब दोस्तों जरा जीडीपी के वर्ड को आप यदि देखिए तो जीडीपी में एक वर्ड आता है डोमेस्टिक। क्या आता है दोस्तों? डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक का क्या मीनिंग है? डोमेस्टिक का मीनिंग क्या है कि केवल हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज जो कि एक कंट्री के अंदर है उसे ही काउंट करेंगे। आप एग्जाम्पल लीजिए इंडियन इकोनॉमी का, ठीक है, आप एग्जाम्पल लीजिए इंडियन इकोनॉमी का। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की आप बात करें तो दोस्तों आपको पता है हल्दीराम, हल्दीराम का तो नाम सुने होंगे आप। तो दोस्तों हल्दीराम क्या प्रोड्यूस करता है? वो पोटैटो चिप्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और यूएसए का एक कंपनी ले लीजिए, यूएसए का एक कंपनी ले लीजिए पेप्सिको। देखिए एग्जाम्पल से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यूएसए का एक कंपनी ले लीजिए पेप्सिको, तो पेप्सिको भी क्या करता है? ये भी पोटैटो चिप्स प्रोड्यूस करता है, ये भी पोटैटो चिप्स और ये भी पोटैटो चिप्स, ठीक है, भारत में। लेकिन ये दोनों के दोनों कंपनीज जो है भारत में चिप्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो कंसिडर किया जाएगा जीडीपी के कैलकुलेशन में। ध्यान दीजिएगा, जो हल्दीराम का जो कंपनी है वो भी पोटैटो चिप्स प्रोड्यूस कर रहा है, और जो यूएसए का पेप्सिको कंपनी है वो भी पोटैटो चिप्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये दोनों का दोनों प्रोडक्ट, दोनों का दोनों जो गुड्स है उसे हम लोग कंसिडर करेंगे जीडीपी के कैलकुलेशन में। ठीक है, आपको क्लियर है? उसका एक और एग्जाम्पल आप ले लो, एक और एग्जाम्पल आप इस प्रकार ले सकते हो दोस्तों। आप दूसरा एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि आप ले लो टाटा मोटर्स का। तो टाटा मोटर्स का बात करो आप, टाटा मोटर्स क्या प्रोड्यूस करता है? कार प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और आप एक और एग्जांपल ले लो, ये गुजरात में कार प्रोड्यूस करता है। लेकिन देखिए यही टाटा मोटर्स यदि यूएसए में प्रोड्यूस करे, ध्यान दीजिएगा, ये टाटा मोटर्स जब गुजरात में कार प्रोड्यूस कर रहा है तो ठीक है, लेकिन यही टाटा मोटर्स यदि यूएसए में जाके कार को प्रोड्यूस करे तो उसको हम लोग भारत के जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे। लेकिन जो भारत में बन रहा है, जो गुजरात में बन रहा है, उसे काउंट करेंगे भारत के जीडीपी में। लेकिन यही टाटा मोटर्स यदि यूएसए में जाकर अपने कार के बिजनेस को शुरू करे, वहाँ कार के प्रोडक्शन को चालू करे, दैट विल नॉट बी काउंटेड एज जीडीपी ऑफ इंडिया। तो देखिए यहाँ पे कीवर्ड क्या है? डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब कि अपने देश के अंदर, जैसे कि गुजरात में जब ये प्रोड्यूस कर रहा था तो तब तो हम कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन जब यूएसए में प्रोड्यूस कर रहा है तो कंसिडर हम लोग नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ आपको क्लियर है? तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, डोमेस्टिक का मीनिंग क्या है। चलिए, उम्मीद है दोस्तों आपको क्लियर होगा ये। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, फाइनल गुड्स। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? आप डेफिनेशन में देखेंगे, एक तो वर्ड है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक तो समझ गए आप कि भारत के बाउंड्री के अंदर ही जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है उसे ही हम लोग को कंसिडर करना है। दूसरा वर्ड आप देखेंगे फाइनल गुड्स। अब ये फाइनल गुड्स का क्या मतलब है वो जरा समझिए दोस्तों। देखिए फाइनल गुड्स का क्या मतलब है कि ऐसा गुड या ऐसा सर्विसेज जो कि फाइनल कंजम्पशन के लिए है, जो कि किसके लिए है? फाइनल कंजम्पशन के लिए है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर फॉर फाइनल कंजम्पशन, ठीक है। तो दोस्तों देखिए अब हम लोग एक तो चलिए ये चीज़ क्लियर हो गया, मतलब इंटरमीडिएट कोई गुड्स बन रहा है तो उसे हम लोग जीडीपी कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। और एक तीसरा वर्ड है गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड। चलिए अब भारत का जहाँ तक बात करें तो भारत का जीडीपी कंप्यूट कौन करता है? तो सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। और कब प्रोड्यूस होता है? तो क्वार्टरली प्रोड्यूस होता है। क्वार्टरली जो है भारत का जीडीपी कैलकुलेट होता है। अब कैसे कैलकुलेट होता है हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। और ईयरली भी होता है, क्वार्टरली भी होता है दोस्तों, और ईयरली भी होता है। और ये सीएसओ इस चीज़ को जारी करता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। चलिए पहला चीज़ हम लोगों ने जीडीपी को समझ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है अपना जीएनपी, ठीक है। कुछ वेरिएंट्स हैं जीडीपी के, उसे हम लोग एक एक करके कंसिडर करते हैं एग्जांपल के साथ। तो दोस्तों आइए हम लोग हेडिंग देते हैं जीएनपी। जहाँ तक बात है जीएनपी का, तो जी से होता है ग्रॉस, एन से होता है दोस्तों नेशनल, और पी से होता है अपना प्रोडक्ट। तो जीएनपी का फुल फॉर्म है दोस्तों ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। चलिए जीएनपी बेसिकली क्या है? किसी भी कंट्री का जो एक नेशनल इनकम है, ध्यान दीजिएगा, इससे हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? वी कैलकुलेट नेशनल इनकम, वी कैलकुलेट नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। तो किसी भी देश का यदि नेशनल इनकम को निकालना है तो हम लोग किसका यूज करेंगे? हम लोग यूज करेंगे जीएनपी का। अब भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो क्लोज इकोनॉमी नहीं है, आपको पता है, लेकिन ये क्या है? ओपन इकोनॉमी है। क्यों ऐसा ओपन इकोनॉमी है? और ये जो हमारा है ये ओपन इकोनॉमी, ओपन अर्थव्यवस्था है क्योंकि भारत का जो ट्रांजैक्शन है वो दूसरे बाहर के देशों के साथ है ना, ठीक है। किस फॉर्म में? तो एक्सपोर्ट होता है दोस्तों, ठीक है, या तो एक्सपोर्ट के फॉर्म में होगा या तो इंपोर्ट के फॉर्म में होगा। तो आप देख सकते हो कि भारत का ट्रांजैक्शन, इंडिया का ट्रांजैक्शन दूसरे वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज़ के साथ है, ठीक है, चाहे एक्सपोर्ट के फॉर्म में होगा या इंपोर्ट के फॉर्म में होगा, या आप लोन के फॉर्म में भी कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों देखिए इसके कारण क्या होता है? इसके कारण एक कंसेप्ट आता है किसका? तो कंसेप्ट आता है दोस्तों डोमेस्टिक या नेशनल इनकम का। सो कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम,
ठीक है। दिस गिव राइज टू द कंसेप्ट ऑफ नेशनल और डोमेस्टिक इनकम। देखिए जीडीपी का जहाँ तक बात है, जीडीपी का जहाँ तक बात है, तो हम लोग क्या करते हैं जीडीपी के केस में, क्या करते हैं मार्केट वैल्यू निकालते हैं। किसका मार्केट वैल्यू निकालते हैं? तो जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं कंट्री के अंदर, उसका मार्केट वैल्यू निकालते हैं। पता है आपको, हम लोगों ने डेफिनेशन देखा है जीडीपी का। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि भारत का कोई निवासी, रेजिडेंट ऑफ इंडिया, वो वर्क कर रहा है किसी दूसरे फॉरेन कंट्री में। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बताइए आप। भारत का कोई निवासी किसी दूसरे कंट्री में जाकर काम तो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है दोस्तों, ठीक है। तो अब दोस्तों ऐसा केस में क्या होगा कि कुछ प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे किसी भी कंट्री के अंदर, लेकिन वो क्या है, वो मे बी एट्रीब्यूटेड टू टेम्पोररी एंड सीजनल फॉरेन लेबर, ठीक है। तो आप देखिए ऐसा हो रहा है कि कुछ भारत का रेजिडेंट है लेकिन वो दूसरे कंट्री में काम कर रहा है। तो इसका उल्टा ये भी हो सकता है। इसका उल्टा क्या होगा बताइए? इसका उल्टा ये होगा कि कुछ प्रोडक्शन हो रहा है हमारे कंट्री के अंदर, ठीक है, लेकिन वो किसके कारण हो रहा है? वो जो भारत के बाहर से जो फॉरेन लेबर है उनके कारण हो रहा है। दोनों चीज़ पॉसिबल है ना। अपने देश के भी जनता बाहर जाकर काम कर सकती है, दूसरे देश में जाकर काम कर सकती है, और दूसरे देश के भी लोग भारत में आकर काम कर सकते हैं। तो ऐसा भी दो केस पॉसिबल है कि नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो जो हम लोग इस केस में मेजरमेंट कौन करता है? तो जीएनपी मेजरमेंट करता है। अंदर समझ में आया आपको? ठीक है। तो दोस्तों जीएनपी क्या होता है? जीएनपी का फुल फॉर्म ये है, जीएनपी का फुल फॉर्म तो पता आपको हो गया। जीएनपी का कैलकुलेशन कैसे होता है वो हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली जीएनपी का फुल फॉर्म कैलकुलेशन जो फॉर्मूला है वो ये है, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। दोस्तों यहाँ पे मैं इस नेट वर्ड को हाईलाइट कर रहा हूँ कि नेट वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड का क्या मतलब है, इसको हम लोग समझते हैं। ये जो टर्म मैंने यहाँ लिखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, इसका मतलब समझते हैं दोस्तों। देखिए इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि इनकम अर्नड बाय डोमेस्टिक फैक्टर इन द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। समझिए, इनकम अर्नड बाय डोमेस्टिक फैक्टर इन रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। मतलब हमारे जो देश के जो डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं वो कितना इनकम अर्न कर रहे हैं दूसरे देश में जाकर, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। उसमें से आप क्या करेंगे, उसमें से आप कर लेंगे, घटा देंगे। क्या घटा देंगे? उसमें से आप घटा देंगे कि इनकम अर्न माइनस इनकम अर्नड बाय फॉरेन रेजिडेंट इन इंडिया। इन इंडिया, ठीक है। इसे हम लोग एक और सिंपल भाषा में लिख सकते हैं, या डोमेस्टिक फैक्टर को आप हटा दो, ठीक है। एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ इसे, इनकम अर्न बाय, मैंने क्या लिखा है डोमेस्टिक फैक्टर ना, तो इसे आप एक बार लिख सकते हो इनकम अर्न बाय इंडियन रेसिडेंट, ठीक है। इनकम अर्न बाय इंडियन रेसिडेंट इन फॉरेन कंट्री, और माइनस इनकम अर्न बाय फॉरेन रेसिडेंट इन इंडिया। दोस्तों यही है हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। समझिए बात को, भारत के जो निवासी हैं वो विदेश में जाकर जितना पैसा अर्जन कर रहे हैं, जितना भी इनकम उनका हो रहा है, उसको आप लोग पहले लिखेंगे। उसके बाद बाहर के जो लोग जो भारत में आकर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, या आप देख सकते हो कि उनका जो इनकम अर्न कर रहे हैं, जो भारत में इनकम अर्न कर रहे हैं, उसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये आपको क्या दे देगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड दे देगा, ठीक है। आपको ये क्लियर है? अब हम लोग इसे एग्जांपल से समझते हैं। जो चीज़ मैंने आपको बताया इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, जीएनपी आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों एक बेस्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि आपको पता है बहुत सारे भारत के निवासी हैं जो कि सऊदी अरेबिया में काम करते हैं। वो क्या करते हैं, उसी कंट्री में अपने वेज को अर्न करते हैं, और जो वेज वो अर्न करते हैं दोस्तों, और दोस्तों जो वेज वो अर्न करते हैं, ठीक है, भारत के लोग जो सऊदी अरेबिया में जाकर वेज अर्न करते हैं, उसे कहाँ काउंट कीजिएगा बताइए? देखिए समझिए, वेज अर्नड बाय इंडियंस इन अरब, इन सऊदी अरेबिया। अब बताइए ये जो वेज है इसको आप कहाँ काउंट कीजिएगा? सऊदी अरेबिया के जीडीपी में या भारत के जीडीपी में? बताइए, आप दिमाग लगाइए। देखिए दोस्तों ये जो वेज है उसे हम लोग काउंट करेंगे सऊदी अरेबिया के जीडीपी में, ठीक है, क्योंकि ये वहाँ जाकर काम कर रहे हैं सऊदी अरेबिया के जीडीपी में, क्योंकि वहाँ का डोमेस्टिक हो गया ना ये, ठीक है। तो ये जो वेज है वो सऊदी अरेबिया के जीडीपी में काउंट होगा, ठीक है, ये भारत के जीडीपी में काउंट नहीं होगा,
ठीक है। मान लीजिए एक एग्जांपल आप ले लीजिए मैगी। मैगी आपको पता है ना, मैगी स्विट्जरलैंड का एक फर्म है नेस्ले, उसका प्रोडक्ट है। ठीक है, तो मैगी भारत में मान लीजिए कि मैगी का फैक्ट्री भारत में है। ठीक है, तो ये जो मैगी का प्रोडक्शन भारत के अंदर हो रहा है वो कहाँ काउंट होगा, वो स्विट्जरलैंड के जीडीपी में ही नहीं काउंट होगा, वो होगा भारत के जीडीपी में काउंट। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या करता है, एक वे में प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम लोग कैप्चर कर सकते हैं ट्रांस बॉर्डर इकोनॉमी को। ठीक है, तो दोस्तों एग्जांपल आप और ले सकते हो। आपको पता है Xiaomi, ठीक है, तो ये जो Xiaomi है ये आपको पता है चाइनीज़ कंपनी है। ये जो प्रॉफिट अर्न करती है भारत में, जो पता है Xiaomi का बहुत बड़ा मार्केट है भारत में। तो ये भारत में ये जो Xiaomi की जो कंपनी है, चाइनीज़ कंपनी है, जो प्रॉफिट अर्न करती है उसे कहाँ इंक्लूड करेंगे, उसे क्या भारत के जीएनपी में इंक्लूड करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन जीएनपी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसे हम लोग भारत के जीएनपी में इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन आप ओएनजीसी की बात करो, ओएनजीसी का जो प्रॉफिट है, ओएनजीसी का जो प्रॉफिट है अपने सब्सिडीज के द्वारा अलग अलग कंट्रीज़ में, उसे हम लोग भारत के जीएनपी में ऐड करेंगे। ठीक है, उसे हम लोग भारत के जीएनपी में क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। समझ रहे बात को? तो देखिए Xiaomi वाले को क्यों नहीं ऐड किए, क्योंकि ये जो है फॉरेन रेजिडेंट है। एग्जांपल के समझिए, ये चाइनीज़ कंपनी है और वो भारत में आके इन्वेस्ट कर रही है, तो इसे हम लोग माइनस करते हैं ना। अभी फॉर्मूला में आप लोगों ने देखा था ना, माइनस कर रहे थे। लेकिन जो ओएनजीसी है वो भारतीय कंपनी है, और यदि ये विदेश में जाकर कुछ पैसा अर्जन कर रही है तो उसे हम लोग जीएनपी में ऐड करेंगे। तो आपको क्रिस्टल क्लियर है ना कि जीडीपी जीएनपी में क्या बेसिक डिफरेंस है, किसे हम लोग जीडीपी में लेते हैं, किसे हम लोग जीएनपी में लेते हैं। चलिए, उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, है जो कि है हमारा नेट नेशनल इनकम। नेक्स्ट है हमारा एनएनपी, जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया। नेक्स्ट है हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसे शॉर्ट में हम लोग एनएनपी कहते हैं। क्या होता है दोस्तों, नेट नेशनल प्रोडक्ट, यदि शॉर्ट में क्या कहते हैं हम लोग इसे, एनएनपी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसका क्या तात्पर्य है, क्यों लाया गया इसे, बेसिकली इसके पीछे रीज़न क्या है कि जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस हैं, जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस हैं वो क्या होते हैं, कॉन्स्टेंटली वियर एंड टीयर होते हैं। आपको पता है ना, वियर एंड टीयर होते हैं। ठीक है, तो ये जो वियर एंड टीयर है इसे हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब दोस्तों कोई भी कैपिटल है, कोई पूंजी है, उसका एक पार्ट है जिसको यूज़ किया जाएगा इस वियर एंड टीयर को, इस वियर एंड टीयर के लिए, जो कि प्रोडक्शन में काम नहीं आएगा। आप समझ रहे हो ना, पूंजी का एक हिस्सा हमें लगाना पड़ेगा इस डेप्रिसिएशन के लिए, जो कि उसके प्रोडक्शन में काम नहीं आएगा। तो दोस्तों आप समझिए, सिंपल सी बात है कि आप जीएनपी में से, आपके पास जीएनपी है ना, ठीक है, आप जीएनपी ले लो, उसमें से डेप्रिसिएशन को घटा दो, डेप्रिसिएशन को क्या कर दो, घटा दो, तो आपको मिल जाएगा एनएनपी। क्या मिल जाएगा, एनएनपी। और ये किस पे होगा, तो ये होगा मार्केट प्राइस पे। समझ में आया आपको कि जीएनपी से एनएनपी पे कैसे आते हैं? अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, जीडीपी से जीएनपी पे यदि जाना है तो उसमें हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को लेते हैं। ठीक है, पता है आपको, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब यदि आपको जीएनपी निकल गया, उससे आपको एनएनपी पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को कंसिडर करना पड़ेगा। और ये मैंने समझाया है कि कोई भी प्रोडक्ट हो डेप्रिसिएशन तो होना ही होना है, वियर एंड टीयर के फॉर्म में। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता चल गया। चलिए, तो ये तीन टर्म को अभी तक हम लोगों ने देखा, पहला जीडीपी, दूसरा जीएनपी, तीसरा एनएनपी। अभी तक आपका क्रिस्टल क्लियर है कंसेप्ट। अब हम लोग इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों वो है अपना जीडीपी कंप्यूटेशन। आइए जरा देखते हैं कि हम लोग जीडीपी को कैसे कंप्यूट करते हैं। सो लेट्स सी हाउ डू वी कंप्यूट जीडीपी। ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट को हम लोग एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलेंगे दोस्तों देखिए, जीडीपी कंप्यूटेशन के लिए हमारे पास जो सबसे फर्स्ट मेथड है वो है अपना एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, सबसे पहला मेथड है दोस्तों एक्सपेंडिचर मेथड। आइए दोस्तों जरा देखते हैं कि इस एक्सपेंडिचर मेथड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आइए जरा समझते हैं इन चीज़ों को। तो दोस्तों देखिए, ये जो मेथड है इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल ये है, इसका सिद्धांत समझिए, इसका प्रिंसिपल क्या है। इस मेथड का प्रिंसिपल क्या है कि ऑल ऑफ द प्रोडक्ट्स, अब प्रोडक्ट्स जब कर रहे हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज आ जाएगा। ऑल ऑफ द प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी परचेज बाय समबडी। मतलब जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो कोई ना कोई परचेज जरूर करेगा। ठीक है, हैंस द वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू, हाँ अब देखिए
जो आप देखिए कोई भी प्रोडक्ट है, कोई ना कोई तो खरीदेगा जरूर, ठीक है। तो जो वैल्यू है टोटल प्रोडक्ट का, वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्ट, जो टोटल प्रोडक्ट का वैल्यू है वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा पीपल्स एक्सपेंडिचर, पीपल्स एक्सपेंडिचर इन बाइंग थिंग, मतलब लोगों को खरीदने के लिए कितना पैसा लगा, ठीक है। उसी बेसिस पे हम लोग जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है। तो दोस्तों आइए जरा फॉर्मूले को देखते हैं। तो जो ये जो फॉर्मूला है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड का, उसका फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है, ठीक है। इसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, इसे हम लोग इरेज कर देते हैं, तब फॉर्मूला लिखते हैं दोस्तों। आइए जरा देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो देखिए दोस्तों, जीडीपी का फॉर्मूला है, जीडीपी का फॉर्मूला है हमारा सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अब सी जी आई एक्स एम क्या है, आइए समझते हैं एक एक पॉइंट से, ठीक है। एक एक पॉइंट को बारीकी से हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि क्या क्या मीनिंग है सी का, क्या मीनिंग है आई का, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग प्राइवेट कंजम्पशन। सी से मतलब होता है दोस्तों कंजम्पशन, सी का मतलब क्या है? प्राइवेट कंजम्पशन, ठीक है। तो प्राइवेट कंजम्पशन का क्या मतलब हुआ? ऑल फर्स्ट टाइम परचेजेज, मतलब पहली बार जो परचेज किया गया है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का, उसे हम लोग लेते हैं क्या? प्राइमरी कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। चलिए उसके बाद है दोस्तों ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आई से होता है इन्वेस्टमेंट, उसके बाद क्या है हमारा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आई से क्या है दोस्तों? इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले सी से देखा हम लोगों ने कंजम्पशन, उसके बाद आई से देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है दोस्तों, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो शेयर्स में, इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स, या मान लो कि बैंक्स में एक्सपेंड कर रहे हो, ठीक है। तो ये सभी हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, जिसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं। उसके बाद दोस्तों जी आता है। जी का मतलब है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। जी का क्या मतलब है दोस्तों? गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट में स्पेंडिंग कितना, गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है। तो दोस्तों गवर्नमेंट स्पेंड किस रूप में करती है? सैलरीज के रूप में करती है ना, या आप कोई परचेजेस करती है किस चीज़ का, और भी बहुत सारा तरीका है गवर्नमेंट स्पेंडिंग का। तो ये हमारा देखिए, सी से समझिए, सी से है अपना कंजम्पशन, ठीक है। आई से है अपना इन्वेस्टमेंट, और जी से है अपना गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है। अब एक्स और एम क्या है वो समझते हैं। तो दोस्तों एक्स है हमारा एक्सपोर्ट, एक्स क्या है? एक्सपोर्ट। और आई क्या है हमारा? इम्पोर्ट। तो ये बेसिकली एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट का डिफरेंस है, ठीक है। क्यों ऐसा हम लोग इम्पोर्ट को क्यों घटाते हैं? क्योंकि जो इम्पोर्ट है वो हमारे भारत में नहीं हो रहा है ना, ठीक है, इज नॉट बीइंग मेड इन इंडिया, दैट्स वाई। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट जीडीपी। बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं कि लोगों की जो बाइंग कैपेसिटी है उसी बेसिस पे जीडीपी को कंप्यूट कर रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि जितने भी वैल्यू जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनका जो टोटल वैल्यू होगा वो बराबर होगा लोगों के एक्सपेंडिचर का, लोग कितना खर्च कर रहे हैं पैसा को, चीज़ों को खरीदने में। तो ये हमारा फॉर्मूला है, आप इसे याद कर लीजिए, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी है अपना प्राइवेट कंजम्पशन, आई है अपना गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, सॉरी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, तीसरा है जी है हमारा गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और चौथा है एक्स माइनस एम है अपना एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। आइए दोस्तों, ये हमारा पहला मेथड था, दिस वाज द फर्स्ट मेथड। लेट्स मूव टू द सेकंड मेथड, एंड द सेकंड मेथड ऑफ जीडीपी कंप्यूटेशन। इसमें हम लोग एमसीक्यूज भी करेंगे, अंतिम तक बनी रहिएगा दोस्तों। सो लेट्स सी द सेकंड मेथड। तो लेट हम लोग हेडिंग देते हैं, जो हमारा दूसरा मेथड है उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों इनकम मेथड। तो दोस्तों ये इनकम मेथड क्या कहता है वो जरा देखते हैं। इनकम मेथड कहता है कि जीडीपी इज द सम टोटल ऑफ इनकम ऑफ इंडिविजुअल GDP is the sum total of income of individual lying in a country in a given year. समझिए क्या करना चाह रहा है दोस्तों कि जीडीपी जो है वो क्या है? वो है सम टोटल, किसका सम टोटल? किसी भी, देखिए, इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स लाइंग इन अ कंट्री इन अ गिवन ईयर। तो
यहाँ पे किसका इस डेफिनेशन को समझने के लिए आप ऐसा देखिए, इंडिविजुअल्स हैं, उनका इनकम है, ठीक है, और किसी भी साल में, अब देखिए जो रेवेन्यू अर्न किया गया है जितने भी फर्म्स टुगेदर में हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो रिवेन्यूज अर्न किया गया है फर्म्स के द्वारा वो किस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, जैसा कि सैलरीज हो गया, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या आ जाएगा, वेजेज हो जाएगा, फिर प्रॉफिट आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट, फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका रेंट्स। तो ये सभी के सभी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। इन्हीं के बीच में जो रिवेन्यू अर्न किया जा रहा है जितने भी फर्म्स हैं उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला जो आएगा इनकम मेथड का, जिस बेसिस पे हम लोग जीडीपी को कंप्यूट करते हैं, वो कुछ इस प्रकार होगा, जीडीपी इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस पी प्लस आई एन प्लस आर। ये डब्ल्यू क्या है दोस्तों, डब्ल्यू है हमारा सैलरी एंड वेजेज, सैलरी एंड वेजेज। पी क्या है अपना दोस्तों, पी है अपना प्रॉफिट, ठीक है। आई एन क्या है दोस्तों, आई एन है अपना इंटरेस्ट, और दोस्तों आर क्या है, आर है अपना रेंट, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने जीडीपी निकाल लिया, डब्ल्यू प्लस पी प्लस आई एन प्लस आर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ तक क्लियर है इनकम मेथड। इनकम मेथड में अब और हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं इनकम मेथड को। आइए जरा देखते हैं इनकम मेथड में कुछ और पॉइंट को डिस्कस करते हैं दोस्तों। देखिए जीडीपी मार्केट प्राइस पे जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो मेज़र क्या करता है, वो मेज़र करता है हमारा आउटपुट को मार्केट प्राइस से मेज़र करता है आफ्टर एडजस्टिंग फॉर इफेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज ऑफ द प्राइस, ठीक है। तो दोस्तों देखिए मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस बेसिकली एक इकोनॉमिक प्राइस है जिसके लिए कोई भी गुड्स या सर्विस को ऑफर किया जाएगा मार्केट प्राइस पे। एक टर्म है दोस्तों जीडीपी एट फैक्टर, ये समझिए ये एक टर्म इंपॉर्टेंट है, इसे समझना जरूरी है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसे समझिए ये क्या होता है, ये टर्म बार बार आएगा। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का क्या मतलब हुआ, सो इट मीन्स वी मेजर वैल्यू ऑफ आउटपुट in terms of price of factors used in production। देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो हमारा आउटपुट्स है उसके जो वैल्यू है उसको मेजर कर रहे हैं। कैसे मेजर कर रहे हैं, तो जो फैक्टर्स हैं उसके प्रोडक्शन में जो फैक्टर्स को यूज किए गए हैं उनके प्राइस के द्वारा। समझ रहे हैं बात को, यही है अपना इनकम मेथड, ठीक है। इनकम मेथड में हम लोग यही कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो भी हमारे फैक्टर्स यूज किए गए हैं प्रोडक्शन में उनके जो प्राइस हैं उस बेसिस पे हम लोग जीडीपी को कंप्यूट कर रहे हैं, एंड दिस इज व्हाट वी यूज इन इनकम मेथड। दोस्तों दो टर्म है, एक है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और एक है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब दोस्तों जरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते कौन कौन से हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अब मैं आपको बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बताता हूँ। अब बताइए प्रोडक्शन में किन किन चीज़ों का यूज होता है, तो पहला चीज़ होता है लैंड का, तो लैंड का जो प्राइस है उस बेसिस में हम लोग जीडीपी को कंप्यूट करेंगे। दूसरा बताइए लेबर का यूज होता है। उसके बाद दोस्तों पूंजी चाहिए, किसी भी प्रोडक्शन के लिए पूंजी चाहिए ना। और दोस्तों उसके बाद क्या चाहिए आपको, इंटरप्रेन्योर चाहिए। तो ये सभी हमारे फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, ठीक है। और इन्हें क्या मिलता है, इन्हें मिलता है रेंट मिलता है, वेजेज मिलते हैं, सैलरीज मिलते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट मिलता है दोस्तों। तो ये हमारा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है। एक चीज़ आपको क्लियर हो गया। उसके बाद एक है हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। आइए जरा जीडीपी एट मार्केट प्राइस को भी अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। जीडीपी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कंपटीशन ऑफ जीडीपी को कैसे कंप्यूट किया जाएगा, और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें इनकम मेथड को। तो हम लोगों ने फैक्टर कॉस्ट देख लिया, अब देखते हैं कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस का क्या मतलब है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जीडीपी का मार्केट प्राइस है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस का क्या मतलब हुआ, इट मेजर्स द वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये आउटपुट के वैल्यू को मेजर कर रहा है आफ्टर एडजस्टिंग फॉर द effect of indirect tax and subsidies on the prices।
ठीक है। तो दोस्तों देखिए क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, यहाँ पे हम लोग आउटपुट के वैल्यू को मेजर कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम लोग क्या एडजस्ट कर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स के इफेक्ट को और प्राइस के सब्सिडीज़ पे। तो प्राइजेस पे जो सब्सिडीज़ है उसे हम लोग हटा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो दो चीज़ है, तो जीडीपी एंड मार्केट प्राइस भी आपको क्लियर हो गया। चलिए अब जरा रिलेशन देखते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में क्या रिलेशन है। तो देखिए एक फॉर्मूला है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, अभी मैंने बताया ना इनडायरेक्ट टैक्स और क्या है अपना सब्सिडीज है, माइनस सब्सिडीज, ठीक है। इससे यदि हम लोग को हटा दिया जाए, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मिलेगा। इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये था हमारा इनकम मेथड, ठीक है दोस्तों, ये था हमारा इनकम मेथड। अब हम लोग थर्ड मेथड पे आते हैं जो कि है अपना प्रोडक्ट अप्रोच। We are discussing how to compute GDP. So we have already discussed the two methods. The first one was expenditure method. The second one is this income method. And the third one is product approach. तो दोस्तों आइए जरा देखते हैं ये प्रोडक्ट अप्रोच क्या है। तो प्रोडक्ट अप्रोच को समझने के लिए देखिए भारत में क्या है कि जीडीपी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्ट वाइज। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 8 सेक्टर हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हर एक सेक्टर में कितना वैल्यू को ऐड किया गया है वो निकालते हैं और सभी को जोड़ देते हैं तो हमें जीडीपी मिल जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें दो टर्म है, एक है हमारा नॉमिनल जीडीपी, इसे समझना काफ़ी आवश्यक है, और एक है अपना रियल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी को समझिए, इसको मैं समझाता हूँ अच्छे तरीके से। इसका मतलब क्या हुआ, इट रेफर्स टू एस्टीमेट ऑफ टोटल वैल्यू of an economy, total value of an economy production and services considered over a year period, considered over an year period, ठीक है। तो टोटल वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन एंड सर्विसेज कंसिडर्ड ओवर एन ईयर पीरियड। तो दोस्तों इसको इवैल्यूएट करते हैं प्रेजेंट मार्केट प्राइस पे। कहाँ है, कैसे इवैल्यूएट करते हैं, प्रेजेंट अभी का मार्केट प्राइस कितना है उस बेसिस पे हम लोग नॉमिनल जीडीपी को इवैल्यूएट करते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, नॉमिनल जीडीपी को एग्जांपल से समझते हैं। काफ़ी सिंपल एग्जांपल, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। मान लीजिए कि 2019 में ठीक है हमने 40 पेन और दोस्तों 30 बुक को प्रोड्यूस किया। क्या किया हम लोगों ने, इतना प्रोड्यूस किया, 40 टू पेन और 30 टू 40 पेन्स एंड 30 बुक्स वी आर प्रोड्यूस्ड। मान लीजिए एक पेन का दाम है 10 रुपया, ठीक है, 10 रुपीज़ है, और एक बुक का दाम है, एक बुक का प्राइस है दोस्तों 20 रुपया, ठीक है। एक पेन का दाम 10 रुपया और एक बुक का दाम 20 रुपया, ये हम बात कर रहे हैं 2019 का। तो आप बताइए टोटल वैल्यूज़ कितना है। तो 40 गुने 10 प्लस 30 गुने 20, 13 to 20, ये आपको कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 1000 रुपया। जोड़िए, तो ये जो 1000 रुपया है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 2019 में हम अपने जीडीपी में 1000 रुपया ऐड किए। मान लीजिए कि 2018 तक टिल 2018 टिल मतलब क्या होता है तक, टिल 2018 तक जो जीडीपी वैल्यू था वो था 10,000, ठीक है। जीडीपी वैल्यू कितना था 10,000, 2018 तक था 10,000, और 2019 में क्या हुआ कि हम लोगों ने ऐड कर लिया 1000 एक्स्ट्रा, ठीक है। तो अब बताइए हम लोगों ने 1000 जीडीपी रुपीज़ ऐड किया, ठीक है। तो जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है, यदि हम बात करें जीडीपी ग्रोथ रेट का, तो बेसिकली 1000 जो होता है वो 10,000 का कितना परसेंट होता है, 10% होता है ना, ठीक है। तो जीडीपी ग्रोथ रेट है 10%, इसे ही हम लोग कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। क्या कहते हैं, नॉमिनल जीडीपी रेट, ठीक है। ये करंट प्राइस को दिखा रहा है, करंट रेट को दिखा रहा है। एग्जांपल से आपको क्लियर है ना कंसेप्ट, ठीक है। अब हम लोग रियल जीडीपी की बात करते हैं। हम वी आर डिस्कसिंग द थर्ड मेथड ऑफ कंपटीशन ऑफ जीडीपी, दैट इज द प्रोडक्ट अप्रोच। सो वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी एंड नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज रियल जीडीपी। देखिए दोस्तों रियल जीडीपी क्या होता है कि नॉमिनल जीडीपी को हम लोग करंट मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जो रियल जीडीपी है उसे हम लोग कंप्यूट करते हैं वैल्यू ऑफ टुडेज आउटपुट। आज का जो आउटपुट है उसका वैल्यू किसी बेस ईयर प्राइस पे,
एट सम बेस ईयर प्राइस। तो अंतर समझ में आया ना, जब नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम लोग आज का ही मार्केट प्राइस ले रहे हैं, लेकिन जब हम लोग रियल जीडीपी को कंप्यूट कर रहे हैं तो कोई दिया हुआ बेस ईयर है उसके प्राइस को कंसीडर कर रहे हैं हम लोग टोटल टुडेज आउटपुट को निकालने के लिए। एक एग्जांपल लेते हैं, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए 2012 ईस्वी की बात करते हैं। 2012 ईस्वी में ऐसा हुआ कि पेन का जो प्राइस था वो हो गया 5 रुपया, ठीक, एक पेन का दाम, ठीक है, और बुक का जो दाम था वो हो गया 10 रुपया। ये 2012 की हम बात कर रहे हैं। अब हम लोग मान लीजिए सेम 40 टू पेन बनाए हैं और मान लीजिए कि 30 टू बुक बनाए हैं, तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए? टोटल वैल्यू हो जाएगा 40 गुने 5 प्लस 30 गुने 10 होगा ना, ठीक है। तो इसे आप जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 500 रुपये मिलेगा। तो ये 500 रुपया जो है, ठीक है, तो 2012 में हम लोग क्या किए? 500 रुपये का गुड्स के वैल्यू को प्रोड्यूस किए, ठीक है। और 2019 में कितना का प्रोड्यूस किए थे याद है आपको? 1000 का प्रोड्यूस किए थे, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि हम लोग दोनों केस में 40 पेन और 30 टू बुक्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और 2018 तक हमारा जीडीपी कितना था? 10,000 रुपया था। ये आपको देगा अपने याद है। तो दोस्तों 2019 में नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट कितना था? 10% था, ठीक है। यदि हम बात करें 2019 की, तो यदि आपको मान लीजिए पूछा गया कि नॉमिनल जीडीपी रेट कितना है, तो नॉमिनल जीडीपी रेट किस पे कैलकुलेट किया जाता है? करंट मार्केट प्राइस पे। और करंट मार्केट प्राइस कितना है? 1000 रुपया है 2019 में। तो 1000 रुपया जो है 10,000 का 10,000 क्या है हमारा? 10,000 है हमारा टोटल, 10,000 2018 का जीडीपी। तो 10,000 का कितना परसेंट है? तो वो है हमारा 10%। तो नॉमिनल जीडीपी रेट कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। लेकिन यदि हम लोग रियल जीडीपी को कैलकुलेट करें तो रियल जीडीपी में ध्यान दीजिएगा कि हम लोग 10,000 नहीं लेंगे, ठीक है। हम लोग लेंगे 2012 का प्राइस। और 2012 का प्राइस कितना है? 500 रुपया है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि 500 रुपया कितना परसेंट है 10,000 का? तो वो हमें मिलेगा 5% है, ठीक है। सो 5%। सो ये 5% क्या है हमारा? 5% है हमारा रियल जीडीपी। तो अंतर समझ में आया आपको? आपके पास देखिए, आपके पास जो डाटा है वो ये है कि 2018 का जो जीडीपी है वो है 10,000, ठीक है। 2018 का जीडीपी है 10,000। लेकिन ये जब हम लोग नॉमिनल जीडीपी कंप्यूट कर रहे हैं तो हम लोग करंट मार्केट प्राइस को ले रहे हैं जो कि अपना है 10,000, जो कि अपना है 1,000। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो 1,000 है वो 10,000 का कितना परसेंट है? तो कितना परसेंट है? 10%। लेकिन जब हम लोग रियल जीडीपी को कंप्यूट कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा 2012 जो बेस ईयर है उस साल कितना प्राइस था? तो वो प्राइस था हमारा 500। तो 500 1,000 का 10,000 का कितना परसेंट है? 5% है। इसीलिए रियल जीडीपी हमारा 5% है, जबकि नॉमिनल जीडीपी कितना है हमारा? 10%। दोस्तों ये एग्जाम्पल केवल लिया गया आपको समझाने के लिए। होपफुली आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जीडीपी कंपटीशन का तीनों मेथड को देख लिया, ठीक है। अब आइए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं जो जीडीपी से रिलेटेड हैं, ठीक है। लेट्स सी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो जीडीपी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आइए उसे देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, ठीक है, जिसे हम लोग शॉर्ट में सीएसओ कहते हैं, ये क्या करता है? ये जीडीपी को कंप्यूट करता है। इट कंप्यूट्स द जीडीपी, ओके। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि जो बेस ईयर है, ठीक है, जो बेस ईयर है जीडीपी कंप्यूटेशन का, बेस ईयर ऑफ जीडीपी कंप्यूटेशन, बेस ईयर ऑफ जीडीपी कंप्यूटेशन वो हो गया है 2011-12। पहले था 2004-5, अब हो चुका है 2011-12। एक और पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, एक टर्म आता है ग्रीन जीडीपी। क्या था दोस्तों? ग्रीन जीडीपी। ये टर्म बार बार आप देखोगे। तो ग्रीन जीडीपी क्या होता है वो जरा देख लीजिए। तो बेसिकली आप देखिए, जीडीपी आफ्टर एडजस्टिंग फॉर इन्वायरमेंटल डैमेज। तो दोस्तों देखिए, जो भी इन्वायरमेंटल डैमेज है उसको एडजस्ट करने के बाद जो जीडीपी आती है उसे हम लोग कहते हैं क्या? ग्रीन जीडीपी कहते हैं। तो ये 3 की पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीडीपी कंपटीशन के बाद वो है अपना इंपॉर्टेंट वेरिएंट्स ऑफ नेशनल प्रोडक्ट एग्रीगेट, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, कुछ वेरिएंट्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। जैसे हम लोगों ने जीएनपी देखा था। जब हम लोग जीएनपी में क्या कर रहे थे याद है आपको? जीएनपी में हमने क्या किया था? नफिया को ऐड किया था। नफिया क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड,
ठीक है। और हम लोगों ने उसके बाद एनएनपी भी देखा था। एनएनपी में कैसे आए थे हम लोग, जब हम लोग डेप्रिसिएशन को कंसीडर किए थे। अब जरा हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं दोस्तों नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शॉर्ट में से एनडीपी कहते हैं, एट फैक्टर कॉस्ट। शॉर्ट में क्या कहते हैं इसे, एनडीपी कहते हैं। जैसे जीडीपी था ना फैक्टर कॉस्ट पे, सेम है एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पे। तो जीडीपी एनडीपी में क्या अंतर है बताइए। तो जीडीपी में या एनडीपी में क्या अंतर है वो हम लोग आगे देखते हैं। तो दोस्तों इसे ही हम लोग कहते हैं नेट डोमेस्टिक इनकम। ध्यान दीजिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेट डोमेस्टिक इनकम यही होता है हमारा, या आप नेशनल इनकम बोल सकते हो। ठीक है। तो बेसिकली ये होता क्या है, ये होता है इनकम जनरेटेड in form of wages, rent, interest and profit in the domestic territory of a country by all producer। ठीक है, in domestic territory by all producer। ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी एट मार्केट प्राइस में रिलेशन देखा था, वैसा ही इसमें भी रिलेशन है। आप देखिए एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, तो वो होता है एनडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ये फॉर्मूला है। ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने जीडीपी में फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस पे को देखा था ना, सेम चीज़ है हमारा एनडीपी फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस पे। चलिए ये यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आगे हम लोग देखते हैं एक टर्म है पर्सनल इनकम। क्या है दोस्तों, पर्सनल इनकम। आइए जरा देखते हैं पर्सनल इनकम का क्या मतलब है। तो दोस्तों देखिए पर्सनल इनकम का बेसिकली मीनिंग क्या है कि वैसा इनकम जो कि रिसीव किया जा रहा है किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा या हाउस होल्ड के द्वारा किसी भी कंट्री में एक अकाउंटिंग ईयर में। ठीक है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं इंटरप्राइजेस के और टैक्सेस के, उसे डिडक्ट किया जाएगा प्राइवेट इनकम से, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। समझिए बात को। ठीक है। इसका डेफिनेशन मैं लिखता हूँ, इट इज इनकम रिसीव्ड बाय It is income received by individual in a country during one accounting year। तो एक अकाउंटिंग ईयर में जितना भी इनकम रिसीव हुआ इंडिविजुअल के द्वारा किसी भी कंट्री में, वो हमारा होता है पर्सनल इनकम। इसका फॉर्मूला क्या है, तो पर्सनल इनकम का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। पर्सनल इनकम इज इक्वल टू प्राइवेट इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस कॉर्पोरेट प्रॉफिट माइनस रिटेन अर्निंग ऑफ फॉरेन कंपनी माइनस टैक्सेस। तो ये हमारा पर्सनल इनकम का फॉर्मूला है मतलब प्राइवेट इनकम के टर्म्स में। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग जरा देखते हैं नेशनल इनकम को कैसे मेजर किया जाता है। सो व्हाट आर द मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। मेथड्स टू मेजर नेशनल इनकम। methods to measure national income। तो सबसे पहला मेथड है प्रोडक्ट मेथड। द फर्स्ट मेथड इज प्रोडक्ट मेथड। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, वी कैलकुलेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए ईयर।
ठीक है। तो फाइनल गुड्स का मतलब क्या हुआ कि वैसा गुड जो कि डायरेक्टली कंज्यूम किया जाए, उसको फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ नहीं किया जाए, तो उसको उस बेसिस पे हम लोग क्या कहते हैं, इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड कहते हैं। अब देखिए प्रोडक्ट मेथड में क्या कहते हैं, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट मेथड में इनकम, नेशनल इनकम निकालने के लिए क्या कहते हैं, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये फाइनल वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, जो ये मैंने टर्म यहाँ लिखा है, इसका 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 फॉर्मूला देखते हैं। तो है हमारा नेशनल इनकम इज इक्वल टू GDP MP समझ में आ रहा है ना, मार्केट प्राइस, ठीक है, माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस गवर्नमेंट सब्सिडी। देखिए दोस्तों, ये जो नेशनल इनकम है ना, वो नेशनल इनकम है क्या, वो नेशनल इनकम होता है दोस्तों हमारा NNP एट फैक्टर कॉस्ट। ये क्या होता है हमारा, NNP एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब दोस्तों देखिए इसको, इसका ये जो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो फॉर्मूला है वो कैसे आया। आपको पता है GDP एट मार्केट प्राइस आपको यदि दिया गया है, तो GDP एट मार्केट प्राइस से आप NNP पे कैसे आएंगे। तो पहले आप D को N में बदलेंगे, डोमेस्टिक और नेशनल में कैसे बदलेंगे, तो डोमेस्टिक और नेशनल में बदलेंगे आप नफिया को ऐड करके, ठीक है, NFIA को ऐड करके। तो देखिए आपके पास GDP है, पहले आपने NFIA ऐड कर लिया, NFIA जैसे ही आपने ऐड कर लिया तो आपका वो बन गया GNP, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बन गया। अब आपके पास GNP है, आपको आना है NNP पे, तो डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे आप डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो NNP निकलेगा वो NNP होगा मार्केट प्राइस पे। अब NNP मार्केट प्राइस पे है, आपको आना है फैक्टर कॉस्ट पे, तो उस केस में इनडायरेक्ट टैक्स को घटाना है और गवर्नमेंट सब्सिडी को बढ़ाना है, यही तो करना है आपको। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूला कैसे आया है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका यूज आप लोग MCQs में करेंगे, इसीलिए इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए पहला मेथड हम लोगों ने देख लिया कि यदि हमें नेशनल इनकम को निकालना है, वो हमारा पहला मेथड है। और नेशनल इनकम होता क्या है, बेसिकली नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द फैक्टर कॉस्ट। चलिए उसके बाद जो सेकेंड मेथड है हमारे पास, आफ्टर दिस प्रोडक्ट मेथड द सेकेंड मेथड वी हैव इज एक्सपेंडिचर मेथड। यह सेकेंड मेथड आप इनकम मेथड कर सकती है। चलो एक्सपेंडिचर मेथड पहले देखते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि नेशनल इनकम जो है वो मेजर्ड किया जाता है फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर में। तो GDP जो है वो सम टोटल है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन का, नेट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का। तो दोस्तों देखिए फॉर्मूला है हमारा नेशनल इनकम इज इक्वल टू प्राइवेट कंजम्पशन प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट कंजम्पशन प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ये हमारा नेशनल इनकम का फॉर्मूला है, तो इसे हम लोग कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। तो फ्रेंड्स ये था हमारा थ्योरी वाला पोर्शन, जिसमें हम लोगों ने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ये जो फॉर्मूला है उसको शॉर्ट करने का एक ट्रिक बताता हूँ दोस्तों आपको, जिससे आप लोग आसानी से याद रख पाएंगे। एक सिंपल सा ट्रिक है जिससे आपको चीज़ों को कोरिलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली एक हम टेबल बना रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैं एक आपके लिए टेबल बना रहा हूँ, और ये टेबल से आपको, चार्ट से आपको चीज़ें याद रहेंगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ GDP, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपको GNP, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ NNP, ठीक है, NNP एट द रेट मार्केट प्राइस, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट भी होता है, और उसी फैक्टर कॉस्ट NNP को क्या कहते हैं हम लोग, अभी नेशनल इनकम, ठीक है, क्या कहते हैं उसे हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। चलिए अब देखिए इस चार्ट से आप सबको क्लियर हो जाएगा। देखिए GDP है, ठीक है, GDP में हम लोग क्या करते हैं, NFIA को ऐड करते हैं। किसे ऐड करते हैं, NFIA को, तो हमें क्या मिलता है, GNP मिलता है। और GNP में से यदि डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो हमें क्या मिलता है, NNP मिलता है ना।
ठीक है, अब बताइए आप यहाँ तक आ गए, उसके बाद आप क्या करना है, आपको आना है NNP एट द रेट या NI पे आना है। NI मतलब कि नेशनल इनकम पे आना है। देखिए ये सब फॉर्मूला है, पूरा चार्ट में मैं आपको फॉर्मूला समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए क्या करना है, आपको NI पे आना है। NI क्या है, हमारा नेशनल इनकम है। ठीक है, नेशनल इनकम है, या इसे आप लोग कह सकते हो, इसे हम लोग कहते हैं NNP एट द रेट FC। ध्यान दीजिएगा, नेशनल इनकम का मतलब है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द रेट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, कैसे आइएगा बताइए। तो इसके आने के लिए आपको जो इनडायरेक्ट टैक्स है और सब्सिडीज़ है उसे उसे आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्यूट करना पड़ेगा। तो जो ID है, ID मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, और माइनस सब्सिडीज़, इसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कहाँ आ जाओगे, आप आ जाओगे NI पे। NI क्या है, हमारा नेशनल इनकम है। ठीक है, फर्दर इसके बाद और आगे बढ़ो आप, यहाँ तक आप आ गए ना। इसको इसको मैं पेन चेंज कर रहा हूँ। अब आप मान लो इसके बाद और आगे बढ़ते हो। ठीक है, अब आपको आना है कहाँ पे, आपको आना है PI पे। PI क्या है, हमारा पर्सनल इनकम। मैंने देख बताया ना आपको पर्सनल इनकम क्या होता है। नेशनल इनकम पहले निकालने के बाद आप क्या निकालोगे, पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बताया था ना, उसमें क्या करते हो आप, उसमें आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो है यूपी क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। उसके बाद उसके अलावा आप क्या करते हो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को तो लेते ही हो, उसके बाद आप लेते हो दोस्तों रिटेन्ड अर्निंग ऑफ क्या, फॉरेन कंपनी। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद आप लेते हो नेट इंटरेस्ट बाय हाउस होल्डर, जिसे हम लोग NIH कहते हैं, नेट इंटरेस्ट बाय हाउस होल्डर। और उसके बाद आप लेते हो उसमें कॉर्पोरेट टैक्स, तो आपको मिलता है PI। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, PI मिलता है। तो फ्रेंड्स इस चार्ट को आप ध्यान रखिएगा। देखिए GDP से शुरुआत होकर आप PI तक कैसे पहुँचेंगे वो आप देख सकते हैं। तो GDP में पहले नफिया को घटाइएगा, तो सॉरी नफिया को जोड़िएगा तो आप GNP पे आ जाइएगा। GNP में से आप डेप्रिसिएशन घटाइएगा तो NNP पे आ जाइएगा, वो मार्केट प्राइस पे होगा। NNP में से इंटरेस्ट सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स और क्या है अपना सब्सिडीज़ को यदि घटाइएगा तो आप NI पे आ जाइएगा। NI में से UP अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, NIH ठीक है नेट हाउस होल्ड इनकम, और CT कॉर्पोरेट टैक्स घटाइएगा तो आप PI पे आ जाएगा। PI होता है हमारा पर्सनल इनकम। तो इस टेबल को आप नोट कर लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल टेबल है, माइंड मैप है, जिससे आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा लेसन। होपफुली आपने लेसन को एंजॉय किया होगा दोस्तों। फ्रेंड्स जहाँ तक बात है इस लेसन के MCQs की, तो MCQs हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी ये लेसन काफ़ी बड़ा हो चुका है, काफ़ी लेंदी हो चुका है, तो आप लोग इस होपफुली आपने एंजॉय किया होगा, आपने चीज़ों का कंसेप्ट क्लियर किया होगा। तो फ्रेंड्स एक लाइक जरूर कर दीजिएगा चैनल को लाइक, इस पार्टिकुलर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और दोस्तों इसे शेयर कीजिए, शेयर करना ना भूलें। जो लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस पर आप जुड़कर, या आप नहीं यानी तो टेलीग्राम पे आप सर्च कीजिए CAIIB मेड सिंपल, ये लिखिएगा तो मेरा चैनल का लिस्ट आ जाएगा, जिस पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो भी रहा CIB से रिलेटेड, या कुछ MCQs रहा, इंपॉर्टेंट MCQs रहा, वो मैं डिस्कस करता हूँ। जरूर जुड़ जाइए इस चैनल से। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखने देते हैं, नेक्स्ट लेसन में हम लोग MCQs को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।